झारखंड समेत देश भर में आज निकाली जा रही है प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा। श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। झारखंड को मिली एक और ट्रेन की सौगात। गोड्डा से अजमेर तक चलेगी नई साप्ताहिक ट्रेन। सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रति जताया आभार। झारखंड हाईकोर्ट से जेएसएससी को झटका, लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना। सीजीएल पेपर लीक मामले में कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश को भी किया रद्द। और राज्य में अब तक सामान्य से 92% अधिक हुई मानसून की बारिश। मौसम विभाग ने आज भी गुमला, खूंटी और सिमडेगा समेत 6 जिलों में भारी बारिश की जारी की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश के विभिन्न हिस्सों में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम है। इस विशेष दिवस पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं। ओडिशा के पुरी में विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा निकाली जाती है। आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से मंदिर में पूजा अर्चना यहाँ पर की गई और सुबह की जो आरती है उसको यहाँ पर किया गया। और उसके बाद भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा जो पुरी से निकलेगी वो वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। लाखों की भीड़ वहाँ पर एकत्रित हुई है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी जो तमाम तैयारियाँ हैं वो की गई हैं और पूरा देश इस हर्षोल्लास के साथ इस पूरी यात्रा को मनाता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में भी प्रभु जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा आज निकाली जा रही है। रांची के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा के साथ ही 9 दिनों तक लगने वाले मेले की भी शुरुआत हो गई है। जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रित करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में 700 जवानों को तैनात किया गया है। इस बीच जिले के अधिकारियों ने कल तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के विशेष अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर शुभकामनाएं देते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा है कि पवित्र रथ यात्रा के अवसर पर मैं देश विदेश में रह रहे महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। रथ पर विराजमान बड़े ठाकुर बलभद्र, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और चक्रराज सुदर्शन के दर्शन करके लाखों भक्त दिव्य अनुभूति प्राप्त करते हैं। इन ईश्वरीय स्वरूपों की मानवीय लीला ही रथ यात्रा की विशेषता है और इस पुण्य अवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ से मेरी ये प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति, मैत्री और स्नेह का वातावरण रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने रथ यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया है। महाप्रभु हमारे लिए आराध्य भी है
प्रेरणा भी है। जगन्नाथ है तो जीवन है। भगवान जगन्नाथ जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अद्भुत होती है। इन रथ यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। ये आस्था के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतिबिंब होती है। इस पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ से प्रार्थना है कि यह शुभ यात्रा सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सोरेन ने सोशल मीडिया में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि महाप्रभु सभी का कल्याण करें। उन्होंने राज्यवासियों को रथ यात्रा महोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इमरजेंसी के वक्त कई राजघरानों को भी जातियां झेलनी पड़ी थी। इमरजेंसी एट 50 से जुड़ी सीरीज में आज देखते हैं राजघरानों से जुड़ी ये कहानी। इमरजेंसी के 21 महीनों के दौरान जुल्म और सितम की वो दास्तान लिखी गई जिसकी स्याही आज तक नहीं सूखी है। क्या आम और क्या खास, इंदिरा गांधी की सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा और इन्हीं में शामिल थी दो बड़े राजघरानों की महारानियां। पहली थी ग्वालियर राजघराने की विजया राजे सिंधिया और दूसरी थी जयपुर राजघराने की गायत्री देवी। ये वो महारानियां थी जिन्हें उनकी प्रजा आजादी के बाद भी अपनी राजमाता मानती थी, लेकिन इनको मिलने वाला ये सम्मान और प्रसिद्धि शायद इंदिरा गांधी को सख्त नापसंद थी। यही वजह थी कि इमरजेंसी में इन दोनों पर इंदिरा गांधी की सरकार का कहर टूट पड़ा। महारानी गायत्री देवी, इनकी सुंदरता और शालीनता के किस्से केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे। इंटरनेशनल वोग मैगजीन ने दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की सूची में भी उनको स्थान दिया था। महारानी गायत्री देवी का सम्मान और चाहने वालों की संख्या लाखों में थी, लेकिन इमरजेंसी इस महारानी के जीवन में काला अध्याय बनकर सामने आई। आपातकाल घोषित होने के समय गायत्री देवी जयपुर से सांसद थी और उनकी आयु 56 वर्ष थी। तब वो बीमार थी और उनका मुंबई में इलाज चल रहा था, लेकिन इसके बाद भी उन पर तस्करी के झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, महारानी गायत्री देवी के पुत्र कर्नल भवानी सिंह को भी हथकड़ी पहना दी गई। ये वही कर्नल भवानी सिंह थे जिनके नेतृत्व में 1971 के युद्ध में भारतीय सेना की एक टुकड़ी पाकिस्तान के 3 शहरों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहरा दिया था। इस शौर्य के लिए कर्नल भवानी सिंह को महावीर चक्र मिला था, लेकिन उन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उनके पास $10 मिले थे और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में इसे अवैध विदेशी मुद्रा माना गया। महारानी गायत्री देवी और कर्नल भवानी सिंह को तिहाड़ जेल में सड़े और बदबूदार कमरों में कैद कर लिया गया।
कुछ इसी तरह का कहर ग्वालियर राजघराने की राजमाता और जनसंघ की नेता विजया राजे सिंधिया पर भी टूटा। उस दौर में राजमाता सिंधिया की लोकप्रियता अपनी चरम पर थी। वो चुनी हुई सांसद थी और पूरे ग्वालियर और उसके आसपास के इलाकों में उन्हें किसी देवी की तरह पूजा जाता था। इंदिरा गांधी की सरकार को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। राजमाता को इमरजेंसी के 15 दिनों के अंदर ग्वालियर में उनके राजमहल से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अवैध सोना रखने का आरोप लगाया गया। इसके कुछ दिनों बाद उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया, जहां उन्हें महारानी गायत्री देवी के साथ ही एक ही बैरक में कैद रखा गया। केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने आपातकाल के 50 वर्ष को लेकर रांची में आयोजित मॉक पार्लियामेंट में हिस्सा लिया। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल भी शामिल हुए। केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने रांची में मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल के इस काले अध्याय के बारे में युवाओं को जानने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजनीतिक लाभ के लिए आपातकाल लागू करके देश में लोकतंत्र की हत्या की। श्री सिंह ने कांग्रेस पर संविधान सम्मान का दिखावा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आपातकाल पर पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। 25 जून 1975 को जब इन्हें लगा कि हम पद से हट जाएंगे, तो इन्होंने बिना कैबिनेट बैठाए हुए, बिना किसी मंत्री से सहयोग, समझौता, वार्ता आपस में किए बगैर, कैबिनेट के निर्णय के बगैर इन्होंने लागू कर दिया आपातकाल। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज झारखंड में भी आपातकाल जैसे हालात हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य का अस्तित्व खतरे में है। श्री सिंह ने कहा कि झारखंड में जमाई टोला तक बन गया है। मुताबिक 42-43% से घट करके 28 पर बहुत है। ये 28 नहीं है, ये 22-24 से ज्यादा आबादी नहीं बचा। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आपातकाल की जातियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र होगा तभी हम होंगे। यानी जो लोग आज कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, तो संविधान की भी उन्होंने हत्या की थी। और संविधान की हत्या की यानी उससे पूर्व अगर कहें तो जो न्यायपालिका के भी जो अधिकार होता है उसकी भी उन्होंने हत्या की थी। मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम के दौरान आपातकाल के काले अध्याय के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई। 2 दिवसीय दौरे के क्रम में केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने रांची में कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत की। रांची से सरिता की रिपोर्ट। इधर भाजपा रांची महानगर कार्यालय में भी इससे जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। महानगर कार्यालय में कांग्रेस की ओर से लगाए गए आपातकाल के 50वां वर्ष पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के दौरान केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी कभी लोकतांत्रिक थी ही नहीं, उन्होंने लोकतंत्र के 4 पांवों को कुचलने का काम किया। उन दिनों में जनसंघ और विद्यार्थी परिषद, और मैं ये कहूंगा इंदिरा जी कभी लोकतांत्रिक थी ही नहीं। वहीं मौके पर मौजूद रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि आपातकाल के दौरान रातू रोड की सड़कों पर लोग नजर नहीं आते थे। कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी कम थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि सत्ता सुख प्राप्त करने के लिए मीसा कानून लगाकर इंदिरा गांधी ने रातों रात आपातकाल लागू कर दिया था और उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में मीसा कानून लगा के रातों रात इमरजेंसी लगा दिया और जितने नेता थे, जितने समाज सेवी थे, जितने लोग इस देश में थे, सभी को सलाखों के पीछे बंद कर दिया।
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण और पुस्तक का विमोचन भी किया। मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। डीडी न्यूज के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट। आपातकाल के दौरान नेताओं और प्रेस के साथ साथ समाज सेवियों को भी यातनाएं झेलनी पड़ी। विकास भारती के संस्थापक पद्मश्री अशोक भगत ने इमरजेंसी के दौरान यातनाओं को डीडी न्यूज के साथ साझा किया। 70 को सत्याग्रह किया। हमारे साथी स्वर्गीय महेंद्र नाथ सिंह जी पकड़े गए। इसके बाद आपातकाल के खिलाफ अंडरग्राउंड रह करके हम लोगों ने आंदोलन चलाया। 14 जनवरी को उत्तर को देश भर में सत्याग्रह करने की योजना बनी थी। उसी क्रम में एक बैठक थी आजमगढ़ जिले के मऊ नामक मुबारक के पास सठिया नामक गांव में, और उस बैठक के तत्काल उस समय के एसपी के नेतृत्व में मैं गिरफ्तार हुआ। रात भर मेरी आजमगढ़ थाने में टॉर्चरिंग हुई। उन्होंने अनेक प्रकार से टॉर्चर किया और मुझे दंड मिला DIR में, और हम लोग जेल से छूटने के बाद भी लड़ते रहे। आपातकाल हम लोगों के लिए समाज में भयावह स्थिति पैदा कर रहा था, लेकिन हम लोगों के लिए एक लोकतंत्र की लड़ाई का जज्बा था और बहुत आनंदपूर्वक लड़ाई लड़ रहे थे। देश में आपातकाल के खिलाफ काफी आक्रोश पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। अंत में इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा और आपातकाल हटा। आपातकाल ने ये सीख दिया कि देश में लोकतंत्र ही रह सकता है, तानाशाह नहीं रह सकता है। और एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। अनेक कार्यकर्ता इसमें जेल गए। जेल के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। उसके आगे की कहानी सब लोग जानते हैं। हजारीबाग में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से मॉक पार्लियामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय और पूर्व मंत्री नीरा यादव समेत कई लोग शामिल हुए। हजारीबाग में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से मॉक पार्लियामेंट आयोजित हुआ। इसमें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को आपातकाल की हकीकत से अवगत कराया गया। जो भारतीय संविधान की व्यवस्था है उसमें संसदीय व्यवस्था हमारा एक प्रकार का सभी प्रकार की शक्ति का वो आत्मा है। उस आत्मा को ही मारने का काम इमरजेंसी लगा करके 25 जून 1975 को किया गया था। वहीं पूर्व मंत्री सह कोडरमा विधायक नीरा यादव ने आपातकाल को पीड़ादायक बताया और कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र पर करारा प्रहार किया था। पार्लियामेंट में शामिल हुई, ऐसा लग रहा था कि बहुत पुरानी और बहुत पहले से ये लोग की हुई हैं, क्योंकि लोगों के दिल में जो आग है, जो अंदर में एक गुस्सा है, लोकतंत्र की हत्या के प्रति जो प्रतिशोध है, वो दिख रहा था। भाजपा की महिला नेत्री भी मॉक पार्लियामेंट में बड़ी संख्या में शामिल हुई। भाजपा कार्यकर्ता निशा शर्मा ने कहा कि उन्हें एक दिन का काल्पनिक सांसद बनने का मौका मिला। निशा ने कहा कि कार्यक्रम के जरिए उन्हें आपातकाल की विभीषिका के बारे में जानकारी मिली। देश की जनता याद रखे किस प्रकार से उस समय सत्ता का दुरुपयोग किया गया था और लोगों की अभिव्यक्ति की और जीने की स्वतंत्रता तक को छीन लिया गया था। ये देश ना भूले, इसीलिए आज कई कार्यक्रम। इस दौरान कई अन्य वक्ताओं ने भी आपातकाल की हकीकत को लोगों के सामने रखा और इसे इतिहास के पन्ने का काला अध्याय बताया। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट।
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कल 45वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ। समारोह का उद्घाटन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। इस दौरान श्रीमती तिर्की ने कहा कि विश्वविद्यालय डिग्री बांटने वाला संस्थान न होकर सामाजिक दायित्व और भविष्य को बेहतर करने वाला युवा तैयार करे। उन्होंने कहा कि यही शिक्षा असल में अपने समाज, राज्य और देश के हित में होगा। मौके पर कृषि मंत्री ने कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय का भी उद्घाटन किया। राज्य में 2 वर्षों बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना की शुरुआत हो गई है। रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में कल कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस योजना के तहत 4 करोड़ रुपए का कृषि यंत्र वितरित किया। जिन यंत्रों का कल वितरण हुआ उनमें ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर और सोलर पंप सेट समेत कई अन्य शामिल हैं। विभाग के द्वारा महिलाओं को ट्रैक्टर चालन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने झारखंड को एक और ट्रेन की सौगात दी है। गोड्डा से दौराई अजमेर तक सीधी साप्ताहिक ट्रेन चलेगी। साप्ताहिक ट्रेन 22 कोच वाली होगी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन दिल्ली से गया जंक्शन होते हुए जसीडीह, देवघर, मोहनपुर और हंसडीहा के रास्ते गोड्डा आएगी। यह ट्रेन रविवार को अजमेर के दौराई से चलेगी और गोड्डा से मंगलवार को खुलेगी। रेलवे के समय सारणी के मुताबिक अजमेर से यह ट्रेन दोपहर 3:30 बजे प्रस्थान करेगी, जबकि गोड्डा से शाम 5:20 पर प्रस्थान करेगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया है। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। ओम बिरला ने पिछले वर्ष 26 जून को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। पिछले 1 वर्ष में उन्होंने लोकसभा में उत्पादकता का नया अध्याय लिखा है। में पिछले साल हुए आम चुनाव के बाद 18वीं लोकसभा को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस 1 साल में हमें भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का एक नया अध्याय देखने को मिला है। देश की 18वीं लोकसभा में कुल 372 घंटे 36 मिनट की कार्यवाही देखने को मिली है, जिसमें 103% से ज्यादा की रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी दर्ज की गई। बीते 3 अप्रैल को एक ही दिन में शून्यकाल के दौरान 204 मुद्दे उठाए गए, जो लोकसभा के इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 18वीं लोकसभा में सिर्फ चौथे सत्र तक ही जनहित से जुड़े 24 विधेयक पारित हो चुके हैं, जैसे सामाजिक न्याय को सशक्त करने वाला वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024, आपदा के समय त्वरित और सटीक कार्रवाई हेतु आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024, उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024, राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान करने हेतु इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 आदि। 18वीं लोकसभा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूत आवाज बन रही है। इस दौरान भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने अनेक वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज रखी, जैसे 11 और 12 जुलाई 2024 को रूस सेंट पीटर्सबर्ग में 10वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में, 13 से 17 अक्टूबर 2024 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 149वीं IPU असेंबली में, 6 से 9 जनवरी 2025 तक यूनाइटेड किंगडम में विभिन्न द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। साथ ही 10 जनवरी 2025 को ग्वेर्नसे में CSPOC स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग हुई। वहीं 5 से 9 अप्रैल 2025 तक ताशकंद, उज्बेकिस्तान में 150वीं IPU असेंबली हुई। 3 से 5 जून 2025 तक ब्राजील में 11वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में भारत ने अपनी बात रखी।
इन मंचों पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विश्व को लोकतंत्र, वैश्विक सहयोग और शांति का मंत्र दिया। वहीं भारतीय संसद वैश्विक लोकतांत्रिक विचारों का भी केंद्र बनी, जब 9 देशों से संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचे। इनमें जापान, मॉरिशस, यूएई, रूस के प्रतिनिधिमंडल शामिल रहे। पिछले 1 वर्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर लोकसभा ने डिजिटलीकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। डिजिटल संसद प्रोजेक्ट 2.0 इस परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है। पारदर्शिता व जवाबदेही के साथ संसद को एक स्मार्ट संस्थान बनाने के उद्देश्य से संसद के संसाधनों के डिजिटलीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक लगभग 8000 घंटे की ऐतिहासिक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को नए डिजिटल स्वरूप में बदला जा रहा है। संसद की पुरानी कार्यवाहियों और दस्तावेजों को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाया जा रहा है। इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए एआई आधारित सर्च प्रणाली की शुरुआत हुई है। संसद की कार्यशैली को आधुनिक बनाने के लिए सांसदों की डिजिटल उपस्थिति प्रणाली भी शुरू की गई है। 18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र से सांसद अब इलेक्ट्रॉनिक टैब से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इससे पेपरलेस कार्यप्रणाली को बल मिला है और रियल टाइम डैशबोर्ड से उपस्थित डेटा का तत्काल विश्लेषण संभव हुआ है। नई तकनीक ने सांसदों के दैनिक कार्यों को भी सरल बनाया है। पहले जहां नव निर्वाचित सांसदों को 19 अलग अलग फॉर्म भरने होते थे, अब उनके लिए एकीकृत मेंबर ऑनबोर्डिंग एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इस प्रक्रिया से न केवल समय की बचत हुई है, बल्कि त्रुटियां भी कम हुई हैं। वहीं तकनीक से भाषा की बाधा को दूर करते हुए लोकतंत्र को और समावेशी बनाया जा रहा है। भारत की संसद अब सिर्फ एक ऐतिहासिक संस्था नहीं रही, बल्कि अब ये एक डिजिटल और भविष्य के लिए तैयार लोकतांत्रिक आदर्श संस्था बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2020-21 के पेपर लीक मामले में आरोपी एजेंसी विंसेंट टेक्नोलॉजी को ब्लैकलिस्ट करने के जेएसएससी के आदेश को गलत करार देते हुए रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने जेएसएससी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जेएसएससी कंपनी की 61 लाख की बैंक गारंटी और 2 करोड़ 90 लाख रुपए के बकाया बिल को 7% ब्याज के साथ 4 सप्ताह में भुगतान करे। और अब बात मौसम की। राज्य में मॉनसून सीजन में अब तक सामान्य से 92% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। दूरदर्शन के साथ खास बातचीत में रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि बारिश का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा। झारखंड में मॉनसून की इस बार धमाकेदार एंट्री हुई है और वो जो एंट्री है उसने कहीं कहीं पर लोगों को मायूस भी किया है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर जो किसान है वो खुश है और जलप्रपात उफान पर है, नदियां उफान पर है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद जी हैं। अभिषेक जी, किस तरीके से आने वाले दिनों में मौसम रहेगा? अभी आने वाले दिनों में मौसम बहुत अच्छा रहेगा और बारिश आपको हर दिन देखने को मिलेगी। साथ साथ में आपको थोड़ा सतर्क रहना है क्योंकि भारी बारिश का भी अंदेशा देखने को मिल रहा है। तो अभी आने वाले सारे दिनों में आपको पूरे झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ में अभी हर दिन में कुछ न कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। साथ में अगर हम लोग बात करें तो 29 तारीख में बहुत भारी बारिश जो दक्षिणी भाग है झारखंड के, वहाँ पे उसकी चेतावनी है। तो थोड़ा सा लोग एहतियात बरतें, खासकर शहरों में जहाँ पे जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग से भी थोड़ा सा सतर्क रहें। और ये बारिश अभी होने वाली है, इससे दिक्कतें ज़रूर हो रही हैं, बट अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अभी पूरे जून का जो 4-5 दिन बचा हुआ है, काफ़ी अच्छी बारिश आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से इस बार बारिश हुई है, मानसून हालांकि पहले से चल रहा था कि बहुत पहले आ जाएगा, लेकिन होते होते विलम्ब होते होते करीब 20 जून तक वो पहुंच गया और 20 जून का, लेकिन जो बारिश हुई है वो लगता है कि अभी तक के जून का रिकॉर्ड बारिश है। देखिए 17 जून के आसपास में ये मानसून झारखंड में घुसा और ये बारिश अभी तक में जो हाल के 10-15 साल में सबसे अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। जो पैटर्न हम लोग जो देख रहे थे, जो क्लाइमेट चेंज का जो मेन पैटर्न देख रहे थे कि जून में कम बारिश हो रही थी, ये मानसून थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था। 15 जुलाई से लेके 15 अक्टूबर तक अच्छी बारिश देखने को मिलती है। तो ये जो जून है ये क्लाइमेट चेंज का ही असर एक कहिए कि जो इतना चेंजेस हो रहा है इतना सडन कि ये जून अब तक का सबसे अलग जून था, सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। इनफैक्ट अभी 17 के बाद से लगभग हर दिन
बारिश हो रही है। तो कम बेसी रोज बारिश हो रही है और ये बारिश थोड़ा सा हम लोग को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि निचले इलाकों में जल जमाव हो रहा है और रोज बारिश है और भारी बारिश की भी चेतावनी है। तो इसको देखते हुए आप थोड़ा सा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश भर में आज निकाली जा रही है प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा। श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। झारखंड को मिली एक और ट्रेन की सौगात। गोड्डा से अजमेर तक चलेगी नई साप्ताहिक ट्रेन। सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रति जताया आभार। झारखंड हाईकोर्ट से जेएसएससी को झटका। लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना। सीजीएल पेपर लीक मामले में कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश को भी किया रद्द। और राज्य में अब तक सामान्य से 92% अधिक हुई मानसून की बारिश। मौसम विभाग ने आज भी गुमला, खूंटी और सिमडेगा समेत 6 जिलों में भारी बारिश की जारी की चेतावनी।